तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। नमस्ते, जोहार। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एमडीसी पेपर बॉटनी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का नोट्स। ठीक है। इससे पहले मैं आपको क्लियर कट बता देना चाहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम जो होगा एमडीसी बॉटनी का कब होगा। ठीक है। और किसी भी सब्जेक्ट का देखिए, ये जो पेपर होगा एमडीसी का पेपर सेमेस्टर 1, 2 और 3 तीनों में सेम रहता है। ठीक है। और आपका एग्ज़ाम कब होगा ये बात को जान लीजिए। और एक इम्पोर्टेंट नोटिस है कि आपका एसी पेपर इंग्लिश का एग्ज़ाम डेट का जो एग्ज़ाम डेट है वो चेंज हो गया है। ठीक है। तो चलिए हम लोग एग्ज़ाम डेट को पहले बताते हैं, उसके बाद बताऊंगा। और वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि चल गए थे थोड़ा सा घूमने। ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा, ये चश्मा ऑकवर्ड लग रहा है क्या? मतलब आपको बताया था कि मुझे आँख में प्रॉब्लम है तो इसी कारण चश्मा लग गया है। मायोपिया हुआ है मेरा। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष। और उसमें क्या लगता है? अवतल लेंस ना। तो अवतल लेंस लगा है -0.5 का है मेरा। चलिए तो देख लेते हैं। हालांकि माथा दर्द किया था शुरू में और लगाए, उसके बाद भी कुछ दिन किया, अब फिलहाल रिलैक्स है। ठीक है। तो ये नोटिस है। अब मैं फेस हटा देता हूँ क्योंकि ज़्यादा फेस देखने से क्या फ़ायदा काम की बात देखा कीजिए ना। तो देखिए, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, ये नोटिस आज रिलीज़ किया गया है। और ये देखिए 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन ये नोटिस रिलीज़ किया गया है। अच्छा, आज बाबर का जन्म भी हुआ था, उसको कोई याद नहीं रखेगा ना। कल महाशिवरात्रि है। आप सबों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये जो है आप लोगों का नोटिस है यूजी सेमेस्टर 2 24-28 परीक्षा के लिए। ठीक है। आपका एग्ज़ाम डेट चेंज किया गया है किस पेपर का? तो देखिए यहाँ पे पेपर भी बताया गया है कि आपका जो है एसी पेपर इंग्लिश, ये आवश्यक सूचना में बोला गया है कि यूजी सेमेस्टर 2 24-28 की परीक्षा 2025 के परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि आगामी नगर निकाय चुनाव, ये क्या होता है? जिस तरह से गांव में ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, उसी तरह से शहर में भी नगर निकाय का चुनाव होता है। ठीक है। गांव में होता है ना मुखिया वार्ड, तो उसी तरह से शहर में भी मेयर का होता है। ठीक है, पड़ोस का होता है, एग्जाम चुनाव होता है। ठीक है। तो दुमका में भी है, मतलब देवघर में भी है, जहाँ जहाँ ना क्या बोलते हैं शहर है, वहाँ पे एग्ज़ाम होता है, सॉरी चुनाव होता है। तो ये देखिए आपका 23 तारीख को एग्ज़ाम था फर्स्ट सिटिंग का, और 23 तारीख सेकेंड सिटिंग का। एग्ज़ाम डेट चेंज किया गया है। ठीक है। पेपर का नाम था एसी पेपर इंग्लिश, तो एसी पेपर का एग्ज़ाम डेट चेंज किया गया। 23 तारीख को जो था वो 26 तारीख को एग्ज़ाम होगा। 23 तारीख को जिनका भी एग्ज़ाम था फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है, उनका एग्ज़ाम कब होगा? 26 तारीख के सेकेंड सिटिंग में। ठीक, 2 से 4 बजे के बीच में 2 घंटा की एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव। और 23 फरवरी सेकेंड सिटिंग को जिनका एग्ज़ाम था उनका कब होगा? तो उनका हो जाएगा यहाँ पे 7 मार्च को। कब? 7 मार्च। हाँ रे भाई, 7 मार्च, होली के आसपास। ठीक है। तो बहुत दिन ठेल दिया ना, आराम से तैयारी कीजिए। शेष विषय की परीक्षाएं जो हैं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ली जाएंगी। ये हो गया। दूसरा चीज़, एमडीसी पेपर का एग्ज़ाम कब है? तो देखिए यहाँ पे बहुत कुछ आपका क्लैरिटी हो जाएगा, आप लोग के डाउट्स। यहाँ तक 14 तारीख तक एग्ज़ाम ख़त्म। 16 तारीख को एग्ज़ाम है एमडीसी पेपर ग्रुप ए और एमडीसी पेपर ग्रुप बी। और 17 तारीख क्या है? एमडीसी पेपर ग्रुप सी। अब बता देते हैं, थोड़ा सा अपने दोस्त लोग को भी बता दीजिएगा किस तरह से। बॉटनी का जो है, जैसे मैं भी बॉटनी करा रहा हूँ, बॉटनी देखिए कहाँ पे आता है? तो बॉटनी ग्रुप बी में है ही। ग्रुप बी में बॉटनी है ना, बंगाली, उसके बाद बॉटनी। तो ये ग्रुप बी है। ग्रुप बी कहाँ पे है? ये देखिए 16 तारीख के सेकेंड सिटिंग में। तो आपका सिंपल से बात है, कोई भी ऑनर्स हो, बॉटनी किस में है? तो ग्रुप बी में है। तो आपको ग्रुप बी सेकेंड सिटिंग में है 16 तारीख के। ठीक है, समझ गए ना? हाँ। अगर किसी ने जियोलॉजी रखा है तो जियोलॉजी किस में है? देखिए जियोलॉजी यहाँ पे है ग्रुप ए का। तो ग्रुप ए में कब एग्जाम है? तो फर्स्ट सिटिंग में। तो फर्स्ट सिटिंग में होगा, सिंपल सी बात है। वहीं अगर देख लेते हैं कि जूलॉजी, बहुत से लोगों ने जूलॉजी रखा है, तो जूलॉजी कहाँ पे है? ये यहाँ पे है। किस में आता है? ग्रुप ए में आता है। तो ग्रुप ए का कब है? तो ये फर्स्ट सिटिंग में है। ठीक है, 16 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में। समझ रहे हैं? अगर किसी का हिस्ट्री है तो हिस्ट्री किस में आता है? देखिए तो हिस्ट्री आता है ग्रुप सी में। ग्रुप सी का कब है? तो ग्रुप सी का 17 तारीख को है, फर्स्ट सिटिंग में। समझ रहे हैं ना? हाँ, समझ गए होंगे। तो एमडीसी पेपर कब है आपका? एमडीसी पेपर बॉटनी है, ग्रुप बी का सब्जेक्ट। तो ग्रुप बी का कब है? सेकेंड सिटिंग में, 16 तारीख सेकेंड सिटिंग में। 3 घंटा का एग्जाम होगा, सब्जेक्टिव फॉर्म में एग्जाम होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक, हाथों में
आ गया जो कल रुमाल आपका। अच्छा। बेचैन कर गया। तो बॉलीवुड गाना सुनते होंगे आप लोग भी, 90s का गाना लगा के अपना पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, ठीक है। म्यूजिक जो है ना, देखिए सरस्वती माता का एक हाथ में क्या है, गाना है, म्यूजिक सारंगी, और एक हाथ में किताब है। तो ये म्यूजिक और पढ़ाई का बहुत गहरा संबंध है, अगर आप इस बात को समझते होंगे। चलिए मैं एक किस्सा बताता हूँ। पढ़ाई लिखाई मैं कम करता हूँ, बकैती ज़्यादा करता हूँ, आपको मालूम है। तो एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, ठीक है, पढ़ाई लिखाई करेंगे, टेंशन मत लीजिए। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो अल्बर्ट आइंस्टीन क्या किए, वो घर से भाग रहे थे। उनको हिटलर हिटलर आपको मालूम है, हिटलर खोज रहा था, ठीक है, मारने के लिए, क्योंकि जर्मन के शासक थे। जर्मन के शासक कौन थे, हिटलर, ठीक है। और हिटलर खोज रहा था किसको, ये अल्बर्ट आइंस्टीन को। दोनों, हिटलर भी जर्मन का था और आइंस्टीन भी जर्मन का था। तो आइंस्टीन को खोज रहा था क्योंकि आइंस्टीन जो है ना यहूदी थे, और हिटलर यहूदियों को पसंद नहीं करता था। उसको गैस चैम्बर में घुसा के मार देता था हिटलर, ठीक है। तो आइंस्टीन यहूदी थे। अब आइंस्टीन को खोजने लगा हिटलर, ठीक है, क्योंकि बहुत चर्चित व्यक्ति थे, फेमस व्यक्ति। तो जब आइंस्टीन के घर हिटलर के सैनिक आए, तब आइंस्टीन अपने, एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट को तो चाहिए कि भाई मैं अपना बुक वगैरह लेके भागूं, लेकिन नहीं, आइंस्टीन क्या लेके भागा था मालूम है, म्यूजिक, अपना कि म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट था बजाने वाला, पियानो। वो पियानो लेके भागा था घर से, बाकी सब कुछ वो छोड़ दिया था, ठीक है। तो सोचिए कि एक साइंटिस्ट भी म्यूजिक को कितना ज़्यादा वरीयता देता है, इसलिए म्यूजिक गाते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ाई लिखाई करते हैं। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने बकैती कर लिया। तो देखिए सबसे पहले आ जाता है हमारा यूनिट वन। यूनिट वन में क्या है भाई साहब, ये बताइए। तो यूनिट वन में है आपका क्या है, मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है दूसरा यूनिट, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की इकाई, जिसको कोशिका बोलते हैं, ठीक है। यूनिट थ्री है आपका क्या, एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है। देखिए एंजियोस्पर्म या ये जितने भी हैं, जिम्नोस्पर्म, तो ये एंजियो प्लस स्पर्म से बना है, ठीक है। हाँ मैं वही वाला बात कर रहा हूँ जो जो आप समझ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो जिस तरह से ह्यूमन बॉडी में भी होता है, उसी तरह से पेड़ प्लांट में भी होता है। ऐसा मत सोचिएगा कि केवल ह्यूमन बॉडी, नहीं, पेड़ प्लांट में भी होता है, ठीक है। बस मतलब एग्जैक्ट वही फॉर्म में नहीं होता है, जो भंवरे ला के इधर उधर ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, आपको मालूम होगा। तो सेम चीज़ उनके भी बीजों वगैरह में भी वही गुण पाया जाता है, बस हम में थोड़ा नेचर दूसरा है, उनमें नेचर दूसरा है, ठीक है। तो इसका अगर संधि विच्छेद कीजिएगा तो वही आएगा। नेक्स्ट, एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। नेक्स्ट अगला जाता है, और जहाँ भी एंजियोस्पर्म आ जाता है, जिम्नोस्पर्म आता है, ठीक है, यानी कि ये रिप्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इकोलॉजी मतलब पारितंत्र, एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण, यानी कि पारितंत्र और पर्यावरण के बारे में इसमें पढ़ना यूनिट 4 में। नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता के बारे में पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक बॉटनी। इकोनॉमिक बॉटनी मतलब जो आर्थिक पेड़ है, जिससे हम लोग धन कमाते हैं, ठीक है, उन पेड़ों के बारे में पढ़ना है। तो ये 6 यूनिट है, 6 यूनिट को आपको पढ़ना है, तो पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबा रहेगा, आप सोचिएगा कि आप अपने कॉलेज में बैठे हैं और क्लास चल रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर आपके क्लास ले रहे हैं, ठीक है। हालांकि मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं हूँ, बट मान के चलिएगा आपका दोस्त हूँ, ठीक है। तो बीच बीच में हम लोग पढ़ाई कम और बकैती ज़्यादा करेंगे, हालांकि ये बकैती आपके काम की चीज़ें रहेंगी। नेक्स्ट, पुष्पी पौधों की परिभाषा दीजिए। पुष्पी पौधों को ही क्या बोलते हैं हम लोग, एंजियोस्पर्म, ठीक है। पुष्पी पौधे जैसे गेंदा, हाँ। आगे देख लेते हैं, रोज़, आज तो रोज़ पूरा रोज़ बिका होगा, रांची में गए थे इसीलिए, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो माहौल कुछ इधर का, झारखंड में रांची का माहौल थोड़ा सा वैसा ही रहता है, ठीक है। तो रांची में 100 बच्चा अगर पढ़ने आता है तो 90% उसी में बिगड़ जाता है। चलिए, पुष्पी पौधे वे पौधे होते हैं जिनमें फूल बनते हैं, ठीक है। इनके बीज फल के अंदर सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। बीज कहाँ रहता है पुष्पी पौधों में, तो फल के अंदर सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट, गेहूँ, चावल, आम आदि इसके उदाहरण हैं, ठीक है। पुष्पी पौधे मतलब केवल गेंदा या गुलाब या गुड़हल नहीं, ठीक है, जो
फूल देते हैं जो भी पौधे, जैसे कि आम का जो फूल होता है जिसको हम लोग मंजर बोलते हैं, आम का मंजर, ठीक है, तो वो भी एक पुष्पी पौधा है। चावल का भी फूल देता है, देखे होंगे धान जो होता है, धान फूटता है ना जी, ठीक है, गेहूं में भी आता है। तो जितना में भी क्या होता है, इसका एक विशेषता क्या है कि इसमें जो है बीज जो है फल के अंदर पाए जाते हैं, ये विशेषता है, बीज फल के अंदर सुरक्षित पाए जाते हैं, ठीक है। उदाहरण क्या क्या है पुष्पी पौधा का, अगर पूछेगा कि पुष्पी पौधों का उदाहरण दीजिए, तो गेहूं, चावल, आम और जितना भी है, खजूर, ठीक है, जो भी फल के अंदर पाया जाता है, ठीक है, सेब, ये सब पुष्पी पौधे हैं। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, जड़ का मुख्य कार्य क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रूट। तो जड़ क्या करता है, जमीन के अंदर से मिट्टी से पानी और जल और खनिज लवण लाता है, ठीक है। तो जड़ पौधों को मिट्टी में स्थिर करता है, यानी कि मजबूती से बांधता भी है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम है, जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करता है, कहाँ से, मिट्टी से, तभी ना पत्ता में प्रकाश संश्लेषण करके खाना बनाएगा। तो पेड़ को पानी कहाँ से मिलता है, जड़ से, और खनिज लवण जड़ से, और क्या करता है, मिट्टी को बांध के रखता है पेड़ को, ताकि पेड़ खड़ा हो सके, ठीक है। और कुछ जड़ें भोजन संग्रहण का कार्य भी करती हैं, ओके, भोजन बनाने का भी काम करती हैं कुछ जड़ें। नेक्स्ट, तना क्या है, स्टेम, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, तना का एक उदाहरण दे तो आलू, आलू जो है तना का उदाहरण है, स्टेम, ठीक है। आलू का खाने वाला भाग को क्या बोलते हैं, तना। तो बोलेगा एक तना वाला पौधे का नाम लिखें, तो आप आलू लिख सकते हैं। तना पौधे का वायवीय भाग होता है, ठीक है, और यह पत्ती, फूलों एवं पौधों को सहारा देती है। तो आलू जो है पत्ती, फूल या पौधों को क्या देती है, सहारा देती है, सिंपल सी बात है, जड़ की तरह। एवं जल एवं भोजन का परिवहन भी करता है। तना जो है क्या करता है, जल और भोजन, यानी कि जल और भोजन दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन भी करता है तना, उदाहरण के लिए आलू। नेक्स्ट, आगे देख लेते हैं। अगला आ जाता है पत्ती, पत्ती का प्रमुख कार्य बताइए। पत्ती क्या करता है, सबसे मेन काम है इसका प्रकाश संश्लेषण और गैस का निकालना बहारना, ठीक है, मतलब क्या करता है, और जो हो पेड़ पौधे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये काम कहाँ से होता है, पत्ती के माध्यम से होता है। इसके अलावा जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से सनलाइट लेते हैं, ठीक, और पत्ती में भोजन बनाते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति में, जल और खनिज लवण जड़ के माध्यम से लेते हैं, ठीक है। तो पत्ती का दो काम है, सबसे पहला गैसों का जो छोटे छोटे, देखिए गैस, ये जो पत्ता होता है, जैसे ये पत्ता है, पत्ता में छोटा 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 छेद होता है, इसको रंध्र बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं अस्टोमा, क्या बोलते हैं, अस्टोमा, और हिंदी में बोलते हैं रंध्र। इसी छोटे छोटे छिद्र से गैसों को निकलता है और बाहर आता है, ठीक है, मतलब इनहेल और एग्जिट दोनों करते हैं। एंट्री भी होता है गैसों का, या कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं इन्हीं छोटे छोटे पत्तों से, पत्तों में जो छिद्र होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ठीक। दूसरा काम क्या है, ये सूर्य का प्रकाश भी लेते हैं, ठीक है, और यहीं पे खाना बनता है इन लोग का, पत्ती में, और फिर पूरे शरीर में, पूरे पेड़ में फैलाया जाता है, ठीक है। तो पत्ती भोजन का निर्माण का मुख्य कार्य क्या है, पत्ती भोजन का निर्माण करती है, यह इसका मुख्य अंग है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और वाष्पोत्सर्जन एवं श्वसन में सहायक होती है, मैंने डिटेल में बताया, ठीक है, कि ये ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन छोड़ते हैं इसी पत्ती में, ठीक है। चलिए, अगला आ जाता है, फूल को प्रजनन अंग क्यों कहा जाता है, ठीक है। जिस तरह से ह्यूमन बॉडी में भी रिप्रोडक्शन ऑर्गन होते हैं, ठीक है, मेल बॉडी में भी और फीमेल बॉडी में भी, उसी तरह से फूलों में, सॉरी, पेड़ पौधे में जो फूल होते हैं उसको प्रजनन अंग कहा जाता है, ठीक है। ये इनका क्या है, प्रजनन अंग है। क्यों, क्योंकि फूल में आपने पढ़े होंगे पुंकेसर होता है, स्त्रीलिंग केसर होता है, जायांद होता है, ठीक है, डिम्ब होता है। तो फूल में पुंकेसर एवं अंडक उपस्थित होते हैं, ठीक है। फूल में ही क्या होता है, आपने देखा होगा, ये जो फूल होता है, जैसे ये फूल है, ठीक है, ये मैं बना रहा हूँ फूल एक, ये इस तरह से फूल है। अब यहाँ पे देखिएगा ये पुष्प इस तरह से निकला हुआ रहता है ना, हाँ, और यहाँ पे एक दो डंटी लगा रहता है, एकदम इस तरह से देखे होंगे, गुड़हल का फूल देखे होंगे, तो यहाँ पे लगा रहता है ये सब, ये जो है ना, इस तरह से पुंकेसर, स्त्रीलिंग केसर यहीं पे रहता है, ठीक है।
और इस तरह से ये जो पंखुड़ी के अंदर पूरा डब्बा रहता है उसको अंडा बोलते हैं। ठीक है, ये फूल हो गया। यहाँ पे जो पूरा डब्बा रहता है इसको अंडा बोलते हैं, अंदर वाला। ठीक है, इसके ऊपर जो उठता है इसको अंडा बोलते हैं। बाकी आपने देखा होगा। अच्छा, मुझे ना एक फ़ोटो ले लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता ना। फूल में पुंकेसर एवं अंडक उपस्थित होते हैं। निषेचन की प्रक्रिया फूल में होती है। निषेचन मतलब जो मतलब पेड़ पौधे का मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जब मिलता है तो उसको निषेचन बोलते हैं। ठीक है, किसमें? पेड़ पौधों में। ठीक है, और वही अगर ह्यूमन लाइफ में होता है तो उसको हम लोग दूसरा नाम दे देते हैं ना। चलिए, फल एवं बीज का निर्माण यहीं से होता है, समझ गए? तो फल एवं बीज का निर्माण यहीं से होता है जब फूल में पुरुष पार्ट और स्त्री पार्ट दोनों होता है एक ही फूल में। ठीक है, फूल में एक ही फूल में पुंकेसर भी होता है और स्त्रीकेसर भी होता है, और वे जब आपस में मिलते हैं तो उसी को निषेचन कहा जाता है। लेकिन ह्यूमन बॉडी में मतलब ह्यूमन के बिहेवियर में उसको दूसरा हम लोग बोलते हैं ना, एस से नाम शुरू होता है, नहीं बोलूँगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो फल एवं बीज का निर्माण यहीं से होता है। ठीक है, नेक्स्ट फूल हो गया। ये फूल को प्रजनन अंग क्यों कहा जाता है? अगला है फल क्या है, फ्रूट जो होता है वो क्या है। देखिए, अब निषेचन हो गया। ठीक, निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। निषेचन के बाद क्या हो जाता है? जैसे फूल का मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट स्त्रीकेसर एंड पुंकेसर आपस में मिल गया, निषेचन हुआ। निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। जो अंडाशय था वो एक फल में परिवर्तित हो जाता है, और फल जो है बीज की सुरक्षा करता है। फल किसकी सुरक्षा करता है? बीज। जैसे ये आम है, ठीक, ये फल, ये जो निषेचन का बाद अंडाशय फल में परिवर्तित हो गया। ये जो अंडाशय था ना, ये यहाँ पे ये बीज बन गया, और बीज के अंदर, इसके अंदर जो है ये वाला क्या हो गया? तो ये बीज हो गया, और इसके ये फल इसको ढक लिया। समझ गए? हाँ, निषेचन के बाद जो अंडाशय है वो फल बन जाता है, और फल के सबसे अंदर में बीज को रखता है। ठीक है, और उसको अंदर में इसलिए रखता है ताकि उसकी सुरक्षा दे सके। ठीक है, यही बीज प्रसार में सहायक होता है, और धीरे धीरे इसका पेड़ पौधा बनता है, ज़मीन में जाता है, फिर पेड़ पौधा बनता है। कैसे होता है आपको सबको मालूम है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण करके फिर वह प्रक्रिया चलता है। कोशिका सेल की परिभाषा दें। कोशिका क्लास 9 में पढ़े होंगे, रॉबर्ट हुक ने खोज किया था। ठीक है, तो कोशिका दो प्रकार की होती है, एक हमारे ह्यूमन बॉडी में, और एक होता है पादप कोशिका, एक होता है जंतु कोशिका। पढ़े होंगे क्लास 8 में। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताइए। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे आपने पढ़ा होगा। तो कोशिका, कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। मतलब हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर भी देता है और हमें काम करने में सहायता भी करता है। हमारे शरीर का हर एक भाग कोशिका से बना है, हर एक भाग। ठीक है, जो भी भाग आप सोचते हैं हमारे शरीर का हर एक भाग कोशिका से बना है, आपको मालूम है। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी कब? चलिए डेट बताइएगा, डेट आप सबको मालूम होगा। ठीक है, 1600 डेट है, पूरा डेट आप लोग बता दीजिएगा। हाँ, और कहाँ पे खोज किया था ये भी बता दीजिएगा कमेंट में। चलिए नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है? व्हाट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल? तो प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें सुविकसित केंद्रक नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दो प्रकार का होता है। देखिए, दो गो भाई है, दोनों कोशिका है, एक प्रोकैरियोटिक है, एक का नाम एक है यूकैरियोटिक। ठीक, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक, इसमें ना आधा अधूरा है, इसका केंद्रक है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो ये नहीं है। ठीक है, तो इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं है। लेकिन एक यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें सब भरा पूरा परिवार है इसका। ठीक है, तो दो गो भाई है जिसमें सब पूरी तरह से डेवलप है, अच्छी तरह से विकसित है, इसको बोलते हैं हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका। और एक जो अच्छी तरह से विकसित नहीं है, इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। मतलब प्रोकैरियोटिक को क्या मार दिया है? इसको पोलियो मार दिया है। ठीक है, इसका पास नहीं है पूरा सामान, जबकि यूकैरियोटिक के पास पूरा सामान है। तो प्रोकैरियोटिक क्या है? प्रोकैरियोटिक जिसके पास अभाव है, इसमें सुविकसित केंद्रक नहीं होता है। ठीक, इसके अलावा झिल्लीबद्ध कोशिका अनुपस्थित होती है, मतलब इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है, झिल्ली नहीं होती है। ठीक है, बैक्टीरिया इसका उदाहरण है। बैक्टीरिया जो है एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, मतलब बैक्टीरिया को कुपोषण मार दिया है। ठीक है, पोलियो मार दिया है।
अब यूकैरियोटिक आता है, अभी मैंने बताया यूकैरियोटिक ये भरा पूरा परिवार है, इसके पास सब कुछ है भाई, ठीक है। इसमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, मतलब इसका जो केंद्रक है पूरी तरह से डेवलप है, मोटा ताजा है एकदम, ठीक है, मांस लबलबा रहा है पूरा। सभी झिल्लीबद्ध कोशिकाएं उपस्थित होती हैं इसमें, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया हो चाहे लाइसोसोम हो, ये इसमें सब पाया जाता है, ठीक है। पादप एवं जंतु कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती हैं। हमारे बॉडी में जितने भी कोशिकाएं हैं वो कैसी हैं? मनुष्य के शरीर में कैसी कोशिकाएं पाई जाती हैं, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? तो हमारे बॉडी में डेवलप्ड कोशिकाएं हैं, यूकैरियोटिक हैं, ठीक है। और पेड़ पौधे में भी कैसा कोशिका है? पेड़ पौधों में भी यही यूकैरियोटिक है। और प्रोकैरियोटिक किस कोशिका किस में है? तो कवक में, कवक में प्रोकैरियोटिक कोशिका है। सॉरी, कवक बोलता हूँ, बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवाणु, ठीक है। चलिए अगला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? कोशिका के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। और इसको कोशिका का बिजली घर या ऊर्जा गृह बोलते हैं, ठीक है। बिजली घर, पावर हाउस भी बोला जाता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस क्यों कहते हैं? देखिए इसमें कोशिकीय श्वसन होता है, ठीक है, यानी कि इसी में जो है कोशिका इसी से सांस लेता है, इसी में एटीपी का निर्माण होता है। ये एटीपी क्या है भैया? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिससे कोशिका को ऊर्जा मिलता है, ठीक है। तो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया ही वह जगह है जहाँ से कोशिका को ऊर्जा मिलती है, कोशिका श्वसन लेती है और यह कोशिका को क्या करती है? पूरी तरह से काम करने के लिए एनर्जी देती है। इसी को इसका पावर हाउस कहा जाता है। सबसे मेन रीजन क्या है पावर हाउस कहने का? ये एटीपी, ठीक है। कोशिका का जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसी में एटीपी पाया जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसी को बिजली घर कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट प्लासिड, ये क्या है? प्लास्टिड इसको बोलिएगा, प्लास्टिड, ठीक है। प्लास्टिड क्या है? तो देखिए प्लास्टिड पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। जितने भी पेड़ पौधे की कोशिकाएं होती हैं, मतलब जितने भी पेड़ पौधे बनते हैं वो उसमें प्लास्टिड पाया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है प्लास्टिड? प्लास्टिक और प्लास्टिड, प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक वाला थैला की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, प्लास्टिड। प्लास्टिड पेड़ पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और ये भोजन निर्माण एवं संग्रह करते हैं। क्या करते हैं? पेड़ पौधों में भोजन का निर्माण करते हैं और संग्रह करते हैं। क्लोरोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट इसके प्रकार हैं। यानी कि प्लास्टिड का दो प्रकार बताइए, तो क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। मैं इतना भूख रहा हूँ इसका अर्थ ये नहीं कि आपको देखना है केवल, नहीं, आपको याद भी करना है, नोट डाउन करना है, ठीक है। ज्ञान सागर ऐप पे सारा कंटेंट अपलोड है, जो लोग इंस्टॉल नहीं किए इंस्टॉल कर लीजिएगा और पास ले लीजिएगा। 60 रुपया का पास में मैं 4 साल पढ़ाऊँगा, सब कंटेंट पूरा PDF दूंगा 4 साल का, सिर्फ 60 रुपया में, ठीक है। तो ले लीजिएगा। और ये जो MDC पेपर का नोट्स है सेमेस्टर 2 के जस्ट नीचे मिलेगा, दिखा देता हूँ जिनको नहीं मालूम है। देखिए ये जो है ज्ञान सागर ऐप है, ऐप के बारे में मैक्सिमम लोगों को मालूम होगा, अब बहुत से लोगों को नहीं मालूम है। प्ले स्टोर में सर्च कीजिएगा ज्ञान सागर तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। मिल जातो रे भाई, सर्च मारबे ना मिल जीतो। और बाद एपवा के इंस्टॉल कर लियो, खुल जीतो एपवा, ठीक। ऐपटा खोले जाबे तारपरे बिरसा मुंडार फोटो आएगा बिरसा मुंडा का, ठीक है। पढ़ो और अपने हक के लिए लड़ो, ये मेरा टैगलाइन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका इस तरह से ऐप ओपन हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट पे, ये ऑटोमेटिकली ओपन होगा। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको अपना नाम देना है और फ़ोन नंबर देना है, ठीक है। अपना नाम देना है एंड फ़ोन नंबर देना है, ये दोनों डालिएगा। जैसे ही डालेंगे और क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके फ़ोन पे इस पर क्लिक करना है दोनों डालने के बाद, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे ना, इस पर, तो क्या होगा आपके फ़ोन पे OTP आएगा। OTP जैसे ही आएगा आप डालिएगा और ये खुल जाएगा ऐप इस तरह से। उसके बाद ना आपका इस तरह से आएगा, यहाँ पे खुल जाएगा ये, और यहाँ पे ऑल कोर्स आएगा, बहुत सारा आएगा यहाँ पे टैब। आप तो भगवा जाएंगे, क्या करेंगे? यहाँ पे आपको आना है ऑल कोर्स में, ठीक है। आपको ये ऑल कोर्स जो दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितना भी कोर्स है ये सब ओपन हो जाएगा। आपको ऊपर उठाना है, ऑल कोर्स के बाद आपको आ जाना है SKMU पे, ठीक है। तो सभी यूनिवर्सिटी का आएगा, आपको लेना है SKMU का। SKMU इस तरह से लिखा रहेगा, लोगो छपा है, आपको यहाँ पे मिलेगा फुल कंटेंट, ठीक है। और नीचे में रहेगा फुल कंटेंट में, देखिए यहाँ पे लिखा है 4 साल, दिस कोर्स इज़ वैलिड फॉर 4 ईयर, 4 साल का है।
और नीचे में सिर्फ 60 रुपया है ओनली। देखिए यहाँ पे 60 रुपीज़, 299 नहीं लगेगा, 60 रुपया, 60 रुपीज़, 299 मैंने लिखा था प्राइस, लेकिन सिर्फ 60 रुपया में दे रहा हूँ। ठीक है, 60। और यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये 60 रुपया का आपका पेमेंट कटेगा और यहाँ पे खुल जाएगा। हालांकि ऐसे भी खुल जाएगा, देख लीजिए पहले आप। सेमेस्टर 2, 3 इस तरह से आएगा, 4, 5 सब का PDF अपलोड है। ठीक है, और सेमेस्टर 2 के जस्ट नीचे, ये सेमेस्टर 2 है, इसके नीचे ही आपको MDC पेपर मिलता है। सेमेस्टर 2 के अंदर में नहीं मिलेगा, क्योंकि सेमेस्टर 1 का भी MDC सेम है, 2 का भी सेम और 3 का भी सेम है, इसलिए मैंने MDC का एक अलग से बॉक्स बना दिया है ऊपर में ही। ठीक है, जस्ट इसके देखिए सेमेस्टर 2 के नीचे ही MDC पेपर का यहाँ पे है। ठीक, तो MDC का नोट्स यहीं पे है। और उसके बाद आप क्लिक कीजिए जिसमें भी, और सेमेस्टर 2 में क्लिक करेंगे तो ये आपका मेजर 2, माइनर, MDC का आपका होम पेज में ही मिलेगा। MCTA का मिलेगा, इंग्लिश का मिलेगा, हिंदी का मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पे भी है। सिर्फ 60 रुपया में, सिर्फ 60 रुपया में ये कोर्स आपको दिया जा रहा है। 4 साल तक पढ़े हुए भाई, यहाँ 2026 में खरीद रहे हैं, 30 में ख़त्म होगा। 60 रुपया का 30 में ख़त्म होगा, क्या वैल्यू है यार। फिर भी नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो यार। इससे सस्ता तो कोई शायद नहीं देगा, कोई नहीं देगा, शायद क्या, कंफर्म बोल रहा हूँ, कोई नहीं देगा 4 साल तक। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, उत्तक की परिभाषा दें तो उत्तक क्या होता है। देखिए, सबसे छोटा होता है कोशिका, कोशिका से थोड़ा सा बड़ा। सबसे छोटे क्या क्या है, कोशिका। कोशिका, कई सारा कोशिका मिलता है एक साथ तब जाके बनता है उत्तक। बहुत सारा कोशिका एक साथ हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, उत्तक। और एक ही प्रकार का कोशिका, जैसे कि हाथ का कोशिका अलग रहता है, पैर का कोशिका अलग रहता है, चेहरा का कोशिका अलग रहता है। जब एक ही प्रकार के कोशिकाओं का समूह एक साथ मिलते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे उत्तक। अब इसको बोलेंगे उत्तक, क्या बोलेंगे, उत्तक। इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू, समझ गए। तो एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। ठीक है, समान संरचना एवं कार्य वाली कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। यह पौधों में विशिष्ट कार्य करता है। सरल उत्तक और जटिल उत्तक। ठीक है, आप अपने ही अनुमान लगा सकते हैं ना, कि जैसे हाथ का जो उत्तक है उसका अलग काम है, पैर का उत्तक का अलग काम है, आँख का उत्तक का अलग काम है, जीभ का उत्तक के अलग काम है। सेम उसी तरह से पेड़ पौधों में भी पत्तियों में अलग उत्तक रहता है, जड़ में अलग उत्तक है, फल में अलग उत्तक है। ठीक है, तो समान प्रकार की कोशिकाएं जिनका काम भी समान होता है और देखने में भी समान होते हैं। ठीक है, ये सरल उत्तक, जो जटिल उत्तक, जैसे कि जो पत्ती का उत्तक है वो क्या है, जैसे फल का वाला जो उत्तक है वो सरल है, और जड़ वाला जो उत्तक है वो जटिल है। हमारे हाथ में भी देखिए, जो हमारे गाल का उत्तक है वो सरल उत्तक है, जीभ में सरल उत्तक है। ठीक है, जो सॉफ्ट सॉफ्ट जगह है, समझ रहे हैं ना, हाँ, तो वहाँ पे हमें सरल उत्तक है। और जो टफ जगह है, जैसे कि पैर का तलवा, वो जटिल उत्तक है, समझ गए। हाँ, तो आपको पेड़ के फेवर में ये सब बातें पढ़ना है, क्योंकि आप बॉटनी पढ़ रहे हैं। बॉटनी दैट मीन्स वनस्पति शास्त्र। और फादर ऑफ वनस्पति शास्त्र किसे कहा जाता है ये भी जान लीजिए, BOTANY, बॉटनी। बॉटनी हिंदी में बोलते हैं वनस्पति शास्त्र। वनस्पति, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे। ठीक है, वनस्पति शास्त्र का पिता किन्हें कहा जाता है, थ्रियोफेस्टस को। किसको, थ्रियोफेस्टस। ओके, तो सरल उत्तक क्या है, व्हाट इज सिंपल टिश्यू। सरल उत्तक समान प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक, जैसे कि पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा इसके उदाहरण है। अगर पूछेगा 2 सरल उत्तक के उदाहरण दे तो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा का नाम ले लीजिएगा, ये सरल उत्तक है। ठीक है, ये सहारा और भोजन संग्रह करती हैं। पेड़ पौधों में का फेवर में बात कीजिएगा तो ये सहारा देने के काम करती हैं और भोजन का संग्रह करती हैं। ठीक है, फूड का कलेक्शन करती हैं। अब आ जाता है दूसरा, जटिल उत्तक। ये जटिल उत्तक क्या है, कॉम्प्लेक्स। नाम सुनने से ही लगता है कि बेटा बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये जटिल है। ठीक है, टफ है। यानी कि जटिल उत्तक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, जैसे जाइलम, फ्लोएम इसके उदाहरण है। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा सरल उत्तक के, जाइलम फ्लोएम जटिल उत्तक के। और ये परिवहन के कार्य करते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, इधर से उधर खाना वाना को ले जाने में काम करते हैं। ठीक है, जबकि ये क्या करते हैं, ये सहारा देने के काम करते हैं, भोजन को संग्रह करना और सहारा देना, और ये इधर उधर ले जाने का आने का काम करता है, जटिल उत्तक। ठीक है, नेक्स्ट, पारितंत्र क्या है, इकोसिस्टम क्या है, ये सब मैं अभी बेस बना रहा हूँ आपका, उसके बाद क्वेश्चन आंसर आएगा। पारितंत्र क्या है, इकोसिस्टम। देखिए, जीव एवं उनके भौतिक पर्यावरण का परस्पर संबंध पारितंत्र कहलाता है। क्या क्या बोले और एक बार बताइए। समस्त जीव, विश्व में जितना भी जीव है, ठीक है,
और हमारा जो भौतिक पर्यावरण जिसमें घर है, बारी है, अनगा है, लेटरिंग है, बाथरूम है, ठीक है, किचन है, ओयो है, जितना भी है ठीक है, तो जंगल है, पहाड़ है, नदी है, पठार है, सब कुछ मिला के इसी को पारितंत्र बोलेंगे। मतलब पर्यावरण किसे बोलते हैं? मनुष्य के चारों ओर फैले असीम आकाश, सॉरी आकाश नहीं, मनुष्य के चारों ओर फैले क्षेत्र को पर्यावरण कहते हैं। सेम वही चीज़ है, पारितंत्र भी पर्यावरण ही है, कि जीव तथा उसके चारों ओर फैले पर्यावरण को पारितंत्र बोलते हैं। क्या बोलिएगा? जीव। जीव में केवल मनुष्य नहीं, पेड़ पौधे भी आएंगे। जीव तथा उसके चारों ओर फैले पर्यावरण को पारितंत्र बोलते हैं, जिसमें निर्जीव और सजीव दोनों जीव रहते हैं। ठीक है, इसमें जैविक और अजैविक दोनों घटक हैं। जैविक मतलब वही सजीव, अजैविक मतलब निर्जीव। इंग्लिश में बोलते हैं बायोटिक और एबायोटिक। ठीक है, तो जीव, सजीवों और निर्जीवों से बना संपूर्ण विश्व को पारितंत्र कहते हैं। एक शब्द में, सजीव और निर्जीव से बने संपूर्ण विश्व को पारितंत्र कहते हैं। बस सिंपल सा आंसर है। ठीक है, यह संतुलन बनाए रखता है, क्योंकि देखिए सजीव रहेंगे तभी निर्जीव रहेंगे, निर्जीव रहेंगे तभी सजीव रहेंगे। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि केवल निर्जीव रहे, लेकिन सजीव रहने के लिए निर्जीव का रहना जरूरी है। जैसे पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम लोग भी नहीं रह पाएंगे, ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो रहेंगे कहाँ से? 16 नंबर है हमारा, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी क्या है? जैव विविधता यानी कि विभिन्न प्रकार के जीव एक साथ जब रहते हैं तो उसको जैव विविधता कहते हैं। सिंपल आंसर क्या है? विभिन्न प्रकार के जीव जब एक साथ रहते हैं तो उसको जैव विविधता कहा जाता है। जीवों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, इसमें जीन, प्रजाति एवं पारितंत्र का स्तर शामिल है। पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक है। जब विभिन्न प्रकार के जीव एक साथ परस्पर क्रिया करके रहते हैं तो उसको पारितंत्र कहते हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी में एक साथ रहते हैं, क्या क्या रहते हैं भाई? हम लोग भी रहते हैं, पशु बकरी भी रहते हैं, भेड़ बकरी भी रहता है, ठीक है, पक्षी भी रहते हैं, सांप मेमना वगैरह भी रहते हैं, ठीक है, और भी कीड़े मकोड़े भी रहते हैं। ठीक है, तो एक ही प्रकार के जगह, एक ही जगह में कई प्रकार के जीव रहते हैं, इसी को जैव विविधता कहते हैं। एक ही जंगल में कई प्रकार के पेड़ पौधे भी रहते हैं तो उसी को भी जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी यही है। डाइवर्सिटी मतलब होता है कि विविधता, विभिन्नता, भिन्नता। ठीक है, अब आता है इन सिटू कंजर्वेशन और कहता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। ये क्या है? इन सिटू कंजर्वेशन पिछले साल पूछा गया था। ठीक है, हालांकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लगभग सब क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इन सिटू कंजर्वेशन क्या है? तो प्राकृतिक आवास में जीवों का संरक्षण इन सिटू कंजर्वेशन है। जैसे कि प्राकृतिक आवास माने जंगल। क्वेश्चन को समझिए पहले। इन इन सिटू, इन मतलब क्या होता है? अंदर। ठीक है, कंजर्वेशन को हिंदी में बोलते हैं सुरक्षा। कंजर्वेशन मतलब क्या होता है? सुरक्षा। ठीक है, तो इन सिटू कंजर्वेशन मतलब कि जंगल जो भगवान अल्लाह ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, उसी के अंदर अगर कोई जीव जीवित रह रहा है, सुरक्षित रह रहा है, तो उसको इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। जैसे प्राकृतिक आवास के अंदर जीवों का सुरक्षित रहना ही इन सिटू कंजर्वेशन है। इन सिटू, जैसे जंगल के अंदर कोई जीव अगर सुरक्षित है तो उसको हम लोग इन सिटू कंजर्वेशन कहेंगे, क्योंकि जंगल क्या है? एक प्राकृतिक आवास है। ठीक है, तो इन सिटू कंजर्वेशन क्या है? जंगल के अंदर या प्राकृतिक आवास में जब जीव सुरक्षित रहते हैं तो उसको इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान इसका उदाहरण, नेशनल पार्क, जैसे आपने नाम सुना होगा बेतला नेशनल पार्क। घूमने जाएंगे बेतला नेशनल पार्क? अरे बेटा, ये तो अलगे फ्रॉड चल रहा है, सारा मच्छर हमको खून चूस रहा है। चलिए, तो यहाँ पे बेतला नेशनल पार्क है, कहाँ पे? लातेहार जिला और पलामू जिला के बॉर्डर में। हालांकि मैक्सिमम एरिया लातेहार का पड़ता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क क्या होता है कि किसी बड़े जंगल को ही नेशनल पार्क घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, यह प्राकृतिक संरक्षण विधि है, प्रकृति को सुरक्षित रखने का एक तरीका है। ठीक है, इन सिटू कंजर्वेशन। एक आता है एक्स सिटू कंजर्वेशन, उसमें जो है हम लोग खुद से किसी जगह को बनाते हैं और जीव को सुरक्षित रखते हैं। जैसे कि अभी पढ़ेंगे एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स, ई एक्स, एक होता है ना एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, ठीक है, तो वो छोड़ के चला जाता है ना, फिर उसको बाहर से दूसरा आदमी को पकड़ता है। चलिए, तो प्राकृतिक आवास के बाहर, एक्स इंटू मतलब वही एक्स, याद रखिए कि बाहर चला गया वो। ठीक है, तो प्राकृतिक आवास के बाहर, ठीक है, एक्स इंटू कहलाता है प्राकृतिक आवास के बाहर। नहीं मानेगा एकदम, मच्छर वहाँ पागल है करके। मच्छरदानी अब लगाना होगा यार, एक गाना भी है ना,
लगा के मच्छरदानी रजो। चलिए, तो भोजपुरी का एक एक नंबर का गाना आता है ना, माहौल बनाने के लिए। वो सब बाराती में माहौल बनेगा, 1-2 महीना के बाद तो बाराती शुरू हो जाएगा यार, होली जैसे ही पार होगा। तो एक्स टू कंजर्वेशन क्या है? प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षण एक्स टू कंजर्वेशन कहलाता है। प्राकृतिक आवास के बाहर माने जंगल से बाहर। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कोई जीव समुद्र में रह रहा है तब तक वो सुरक्षित है, तो वो भी एक प्राकृतिक आवास है, तो वो भी इन सिटू कंजर्वेशन में आएगा। अब जैसे किसी भी जीव को हम समुद्र से उठा के कोई अपना पानी का जगह बनाए और उसमें उसको रख रहे हैं, तो वो क्या आएगा? एक्स टू कंजर्वेशन। वनस्पति उद्यान, बीज बैंक इसके उदाहरण है। एक्वेरियम और भी बहुत सारा होता है ना, जैसे कि मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हो गया, ठीक है। और हम लोग बनाते हैं ना, हाँ, जैसे जैविक उद्यान हो गया, आपने नाम सुना है? बिरसा जैविक उद्यान रांची में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्पेशल पकड़ के भालू को, हिरन को रखा जाता है, जू वगैरह, ये सब किसका है? ये सब इसी का उदाहरण है, एक्स टू कंजर्वेशन, ठीक है। हालांकि ये एक्स टू कंजर्वेशन ठीक है, लेकिन यार एगो पक्षी को अगर हम रखेंगे कैद करके पिंजड़ा में, वो मुझे लगता है सही नहीं। वो तो कैद हो गया ना, फिर आपको भी अगर हम बोलेंगे कि प्रॉपर खाना वाना देंगे और एगो जगह में पिंजड़ा में कैद कर रखेंगे, भले ही वो जीव है, बोल नहीं पाता है, लेकिन उसको भी फ्रीडम में रहने का अधिकार है, तो उसको नेशनल पार्क लेके छोड़ देना चाहिए था। जीव में हम मनुष्य को दिखाने के लिए किसी को, समझ रहे हैं, अंदर में कैद करके रखेंगे, आपको बोलेंगे कि नहीं, आपको इसी गांव के अंदर रहना है जीवन भर, इससे बाहर नहीं जाना है, ठीक है। खाना पीना सब मिलेगा, लेकिन कभी भी इस गांव से बाहर जाने का नाम मत लेना। आप रह पाइएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो उसी तरह से जू में एक वो छोटा सा पिंजड़ा के अंदर रखा जाता है यार, ठीक है। गांव तो छोड़िए, उसको बोल देंगे कि नहीं, आपको इसी घर में ही रहना है जीवन भर, तो उसके लिए तो वही है ना। तो सोच के देखिएगा कि नेशनल पार्क अच्छी बात है, लेकिन ये जो जू होता है, जू मतलब यही पिंजड़ा घर, ठीक है। तो पिंजड़ा घर नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो एक्स टू कंजर्वेशन और इन सिटू कंजर्वेशन समझ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पेड़ पौधे के लिए भी एक्स टू कंजर्वेशन और इन सिटू कंजर्वेशन होता है। बहुत सारे वनस्पतियों को, हाँ, वनस्पतियों को बोल सकते हैं, क्योंकि पेड़ तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाता है, तो फिर पेड़ के लिए इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स टू कंजर्वेशन सही है। देखिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। तो जैसे किसी, मान लीजिए अफ्रीका से हमने आम का पौधा लाया और अपने भारत में लगा दिया किसी विशेष बागान में, ठीक है, आम का बागान में, तो वो क्या हो गया? एक्स टू कंजर्वेशन हो गया। प्राकृतिक आवास से उठा के, ठीक है, अफ्रीका के जंगलों से मैंने उठा के लाया, चाहे अमेजन के जंगल से कोई पौधा लाया, उसका प्राकृतिक आवास है, और अपने बागान में लगा दिया, तो वही क्या हो गया? एक्स टू कंजर्वेशन। और जब तक वो अफ्रीका के जंगल में सेफ है, तो उसको हम बोलेंगे इन टू कंजर्वेशन। आप समझ गए होंगे। चलिए, ज़्यादा बकने की ज़रूरत नहीं है अब ना, मेन चीज़ें समझाना, पढ़ने का तो कोई भी पढ़ लेगा। आर्थिक वनस्पति विज्ञान क्या है? देखिए, इकोनॉमिक बॉटनी क्या है, आर्थिक वनस्पति विज्ञान क्या है। व्हाट इज इकोनॉमिक बॉटनी? देखिए, आर्थिक, आर्थिक मतलब धन। जहाँ बात आता है आर्थिक व्यवस्था, बोलते मेरी आर्थिक व्यवस्था ठीक ना है भाई साहब। वो मूवी देखे है ना, क्या है, कोटा फैक्ट्री, कोटा फैक्ट्री में बोलता है। तो ये ही है कि आर्थिक मतलब धन, ठीक है। आर्थिक व्यवस्था धन है, अच्छा खासा रहेगा तो लड़की भी आसानी से पट जाएगी। सही बताया, ठीक है नहीं? चलिए, हालांकि लड़की शादी के लिए भी जल्दी राजी हो जाती है अक्सर। तो धन बहुत ज़रूरी है भाई, चाहे आप किसी से भी कमाएं, हाँ, लेकिन गलत तरीके से नहीं कमाना चाहिए, नहीं तो फिर आपको नहीं मिल पाएगा जीवन में चैन। फिर बोलिएगा, चैन आए मेरे दिल को दुआ दीजिए। चलिए, तो देखिए, आर्थिक वनस्पति क्या है? उपयोगी पौधों के अध्ययन को आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहते हैं। इसमें क्या आ जाता है? वैसे पौधे जिससे हम लोग धन की प्राप्ति करते हैं, जिसमें खाना वाला पौधा हो गया, औषधि वाला पौधा, औषधि समझते हैं, हाँ, दवा वाला, लकड़ी वाले पौधे। एक वनस्पति आर्थिक पौधे का नाम बताइए। चंदन की लकड़ी। कीजिएगा खेती, चंदन की खेती करके देखिए, बहुत फ़ायदा है, लेकिन कर पाएंगे तब तो। यह मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। किन्हीं दो आर्थिक पौधों का नाम बताएं, तो नाम ले लीजिएगा ना। सागवान का पौधा हो गया, और किसका पौधा? तो आप दे सकते हैं चंदन का पौधा, ठीक है। बोलेगा किन्हीं दो औषधीय पौधों का नाम लिखें। अच्छा चलिए, अगले हम लोग औषधि पौधों के आते हैं, मेडिसिनल प्लांट जिसको बोलते हैं, ठीक है।
औषधीय पौधे क्या होते हैं? मेडिसिनल प्लांट। देखिए बोला गया है जिन पौधों का उपयोग औषधि निर्माण में होता है वे औषधि पौधे कहलाते हैं। औषधि निर्माण मतलब जिससे हम लोग दवा बनाते हैं। जैसे नीम का पौधा, बोलेगा दो औषधि पौधों के नाम लिखें तो नीम बता सकते हैं, अश्वगंधा बता सकते हैं। आपके घर में भी बहुत सारा औषधि पौधा है, जैसे कि तुलसी, ठीक है, चाय में डाल के पीते हैं ना जब खांसी हो जाता है, चाहे थोड़ा सा सर्दी हो जाता है तो हाँ तुलसी पी लेते हैं, ठीक है। नीम हो गया, आप तो नीम छिटकी खाएंगे ना, नीम का पत्ता तोड़ के आलू के साथ भूंज के एक नंबर खाएंगे नीम छिटकी, ठीक है। तो नीम, तुलसी, अश्वगंधा ये सब क्या है? एलोवेरा औषधि पौधा है, ठीक है। ये रोग निवारण में भी सहायक होते हैं। ओके, चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे से क्वेश्चन आंसर शुरू होता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है हमारा, पुष्पी पौधों की आकृति रचना का सामान्य विवरण दीजिए, ठीक है। तो पुष्पी पौधों की आकृति रचना का सामान्य विवरण देता है। पुष्पी पौधे अभी हमने पढ़ाया आपको जिसके फलों के अंदर बीज रहते हैं, ठीक है, फल के अंदर बीज, जैसे आम, ठीक है। और मैं इस क्लास को यहीं तक स्टॉप करता हूँ, हालांकि क्वेश्चन दिखा देता हूँ और अगर मुमकिन हो पाया तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करूँगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जड़ के प्रकार एवं उनके कार्यों का वर्णन करें। जड़ कितने प्रकार का होता है और जड़ों के क्या क्या काम होते हैं ये मैंने बताया है, ठीक है। जैसे कि गाजर भी एक जड़ है, मूली भी एक जड़ है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तने की संरचना एवं कार्यों का वर्णन करें कि तना का क्या क्या काम होता है और इसका संरचना कैसा होता है। तो पॉइंट वाइज मैंने आंसर किया बहुत अच्छे से, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिएगा, केवल देखने के लिए मैं नहीं दिया हूँ, टुकुर टुकुर देखिएगा, ठीक है, और सुनिएगा नहीं। मेरा क्लास ख़त्म होगा उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, इसको नोट डाउन कीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं, जीवन की कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है ये बताना है। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है ये पूछा गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताइए। क्या अंतर होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकैरियोटिक कोशिका में, ये पूछा गया है, ठीक। आगे देख लेते हैं, पौधों के उत्तक का वर्गीकरण एवं कार्यों का कार्य बताइए। पौधों के जो उत्तक होते हैं इसका वर्गीकरण और कार्य, ठीक है। पौधों के उत्तक का क्या क्या काम है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पारितंत्र की संरचना एवं कार्यों का वर्णन करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का महत्व बताना है। अगला है, जैव विविधता संरक्षण की विधियों का वर्णन करें। मेरा माथा दर्द कर रहा है थोड़ा सा यार, अच्छा बाल इधर उधर हो जाता है तो माथा दर्द करने लगता है। जैव विविधता संरक्षण की विधियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। जैव विविधता जो हम लोग करते हैं तो क्या क्या किन किन तरीकों से हम लोग जैव विविधता को सुरक्षित रख सकते हैं। इन सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, आर्थिक वनस्पति विज्ञान का महत्व लिखिए कि आर्थिक वनस्पति विज्ञान जो हम लोग करते हैं जिससे धन की प्राप्ति होती है, इसका क्या महत्व है हमारा डेली लाइफ में, ठीक है। पुष्पी पौधों की सामान्य आकृति रचना का विस्तार से वर्णन कीजिए। पूरा क्वेश्चन आंसर, इतना क्वेश्चन आंसर कि आप आराम से कर करके थक जाएंगे शायद। तो अभी आपके पास टाइम भी है तो आराम से पढ़िए। 16 तारीख को एग्ज़ाम है, 2 दिन एग्ज़ाम है, 2 दिन में आप आराम से 3-3 घंटा पढ़िएगा ना तो 6 घंटा में पूरा कवर हो जाएगा। जड़ की संरचना, प्रकार एवं कार्यों का वर्णन करना है, ठीक है। जड़ की संरचना कैसी होती है, प्रकार कैसा होता है। आगे देख लेते हैं, तने की संरचना, प्रकार एवं कार्यों का विस्तृत वर्णन करना। पहले शॉर्ट आंसर टाइप में था, पहले जो मैंने क्वेश्चन दिखाए वो शॉर्ट आंसर टाइप थे, ये लॉन्ग आंसर टाइप है। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, ये सब लॉन्ग आंसर टाइप में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब बोलिए क्वेश्चन तो रिपीटेड हो रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, शॉर्ट आंसर टाइप को लॉन्ग आंसर टाइप में। अब प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होता है ये बताना है। अभी मैंने बताया प्रोकैरियोटिक कोशिका वैसी होती है जिसमें के पास बहुत कम साधन है, उसके पास डेवलप कुछ भी नहीं है, मतलब पोलियो पाया गया है जिसको, ठीक है। और यूकैरियोटिक जिसके पास भरा पूरा परिवार है, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में और प्लांट में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। पादप उत्तकों का वर्गीकरण एवं उनके कार्यों का विस्तार से वर्णन करें। पादप उत्तक किस तरह के होते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा बता दीजिएगा सरल उत्तक, जटिल उत्तक, जैसे कि पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा सरल उत्तक है, जटिल उत्तक में जाइलम फ्लोएम जटिल उत्तक है, ठीक है। द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री पौधों की आंतरिक संरचना का विस्तार से वर्णन करें, ठीक है।
द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मोनोकोट और क्या बोलते हैं, डिकोट। ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस होता है ये बताना है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है पारितंत्र की संरचना एवं कार्यों का वर्णन करें। ठीक है, पारितंत्र कैसे होता है, कैसे काम करता है, इसकी संरचना कैसी है। नेक्स्ट, जैव विविधता का महत्व एवं संरक्षण की आवश्यकता पर विस्तार से निबंध लिखें। जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाता है, विस्तार से बताना है। ओके, आगे देख लेते हैं। मीठे जल पारितंत्र का विस्तार से वर्णन करना है। मीठे जल का जो पारितंत्र होता है, सप्ताह में एक मूवी देखा कीजिएगा, एक मूवी सप्ताह में कम से कम। हालांकि मैं नहीं देखता हूँ, देखूंगा, टाइम ही नहीं मिलता है। तो वन पारितंत्र का विस्तृत वर्णन करें। वन हमारा एक प्राकृतिक पारितंत्र है। पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। ठीक है, प्राकृतिक जो ईश्वर के द्वारा बनाया गया है और मानव निर्मित जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण कारण और प्रभाव बताना है कि वायु प्रदूषण का क्या कारण है और जल प्रदूषण का क्या कारण है। ग्रीन हाउस प्रभाव एवं ओजोन परत क्षय के बारे में बताना है। ग्रीन हाउस प्रभाव जो हो रहा है, ग्रीन हाउस मतलब पृथ्वी का तापमान बढ़ना, ओजोन परत क्षय मतलब कि जो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। कौन से मंडल में, समताप मंडल। समताप मंडल जहाँ पे क्या चलता है, एरोप्लेन चलता है, और उसी मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। और ये ओजोन परत जो है, ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये CFC गैस है जो कि फ्रिज से निकलता है। फ्रिज जो घर में आप फ्रिज यूज करते हैं ना, ये CFC गैस निकलता है। और एयर कंडीशनर से, इसी से निकलता है, जो कि ओजोन परत को क्षय करती है। ठीक है, नुकसान करती है। नेक्स्ट आता है जैव विविधता संरक्षण की विधियाँ बतानी है। इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन के माध्यम से। खत्म हो गया, अंतिम क्वेश्चन है। आर्थिक वनस्पति विज्ञान का महत्व बताते हुए प्रमुख उपयोगी पौधों का वर्णन कीजिए। तो कैसा रहा सफ़र 40-45 मिनट ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करूँगा, नेक्स्ट वीडियो कल मॉर्निंग को लाने का। ठीक है, बाय, जोहार।